हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। ये है मेरा सेकंड पार्ट चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट का, जहां पर हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी पार्ट 1 आ गया था। अगर वो सारा पार्ट देखना है, सारे लेक्चर्स मेरे देखने हैं, तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है। अकाउंट सीखो, बिजनेस, कुछ भी देखो, अच्छे से देखो, प्लेलिस्ट को सेव कर लिया करो। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाके नोट्स मेरे ले सकते हो। शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, पार्ट नंबर 2 को, फॉरेन एक्सचेंज रेट के। तो आज हमें सबसे पहले समझना है हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन से होते हैं। हमारे 3 तरीके के फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम हो सकते हैं: फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड फ्लोटिंग। जो फिक्स्ड है उसका उल्टा है फ्लेक्सिबल, और फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों का मिक्सचर है मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, एक एक करके समझो क्या है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब है कि तुम्हारा एक्सचेंज रेट फिक्स है, एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं है। और एक्सचेंज रेट मैनेज्ड तरीके से फ्लेक्सिबल है। ये इन तीनों का मतलब होगा। लेकिन उससे पहले याद रखना, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या था। $1 के बदले में तुम्हें कितने रुपीज मिल रहे हैं? 50 रुपए मिल रहे हैं, 60 रुपए मिल रहे हैं, 70 रुपए मिल रहे हैं, है ना। $1 खरीदने के लिए तुम्हें कितना पैसा बाहर देना पड़ रहा है? 50 रुपए देना पड़ रहा है, 60 रुपए, 70 रुपए, कितना देना पड़ रहा है? यानी एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी का क्या रेट है, वो एक्सचेंज रेट माना जा रहा है। एक्सचेंज रेट पता कैसे चलेगा? कौन डिसाइड करता है कि $1 खरीदने के लिए 50 रुपए देना है कि $1 खरीदने के लिए 60 रुपए देना है? कौन डिसाइड करता है? ये 3 सिस्टम डिसाइड करते हैं। किसी भी देश का कोई भी एक्सचेंज रेट सिस्टम हो सकता है। पहले मोस्ट ऑफ द देशों का ये वाला ही एक्सचेंज रेट सिस्टम था। फिर धीरे धीरे मोस्टली देश इस पे आए, और आज के डेट में मोस्टली सारे देश इस पे ऑपरेट कर रहे हैं। एक एक करके तीनों को समझते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब है कि जहां पर एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स है। मतलब कि अगर मैंने बोल दिया कि $1 50 रुपए का है, तो वो फिक्स हो गया, $1 50 रुपए का ही रहेगा। अब ये चेंज नहीं हो सकता। क्यों? बोल दिया, बस बोल दिया। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताना कौन सी मूवी का ये डायलॉग है, किसका डायलॉग है ये? बोल दिया ना, बस बोल दिया। तो $1 50 रुपए का है। ठीक है, ये फिक्स हो गया है, ये बोल दिया है बस, अब ये बदल नहीं सकता। क्यों बोला, कैसे बोला? बोल दिया बस। ठीक है, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? हमारे देश की सरकार, हमारे देश का आरबीआई, सेंट्रल बैंक। ठीक है, सो इस केस में क्या हो रहा है ना, हम डिमांड सप्लाई को बेसिकली पिक्चर में आने ही नहीं दे रहे हैं। तुम खुद सोच के देखो, किसी भी चीज का, चाहे हमारा एप्पल था जो जिसकी बात हम कर रहे थे पिछले लेक्चर में, चाहे हमारा एप्पल है या कोई भी प्रोडक्ट है इस दुनिया का, उसका जो प्राइस है, उसका प्राइस कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है कि एप्पल 100 रुपए किलो बिकेंगे? कौन डिसाइड करता है? डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा वो महंगी हो जाएगी, जिस चीज की डिमांड कम वो सस्ती हो जाएगी। सिंपल बात है ना। लेकिन हम इस केस में बोल रहे हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है कि डिमांड कितनी है, कोई लेना देना नहीं है कि सप्लाई कितनी है। हमें इस चीज से लेना देना है कि हमारी सरकार ने क्या रेट रखा है। सरकार ने जो रेट रख दिया सो रख दिया। फिर डिमांड कितनी भी हो, सप्लाई कितनी भी हो, इक्विलिब्रियम हो या ना हो, हमारी सरकार डिसाइड करेगी और वही हमारी करेंसी का एक्सचेंज रेट रहेगा। खत्म बात। ठीक है, इसमें डिमांड सप्लाई का कोई रोल नहीं होता है। इसके अंदर बेसिकली 2 सिस्टम आते हैं। पहले गोल्ड के टर्म्स में फिक्स किया जाता था, फिर पेग किया जाता था, यानी कि डॉलर के बदले में फिक्स किया जाता था रेट को। तो सबसे पहले क्या होता था, पुराने जमाने में गोल्ड के बदले में हमारी करेंसी के रेट को फिक्स किया जाता था। तो सिंपल बात है, जिस देश के पास गोल्ड ज्यादा उस देश की करेंसी की वैल्यू ज्यादा, जिस देश के पास गोल्ड कम उसकी करेंसी की वैल्यू भी कम। सिंपल बात है, ये होती थी। ठीक है, तो इसको हम बोलते थे पैरिटी वैल्यू, कि एक देश की वैल्यू, करेंसी की कितनी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। देखो, जैसे कि हम बोल सकते हैं अगर $1 10 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है, मतलब ऑब्वियसली यूएस के पास गोल्ड ज्यादा होगा, तो $1 10 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर हो जाएगा। इंडिया के पास गोल्ड कम है, तो एक रुपीज सिर्फ 2 ग्राम गोल्ड के ही बराबर होगा। इसका मतलब है कि $1 जो है 5 रुपए के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि $1 जो है 5 रुपए के बराबर होगा, क्योंकि डॉलर के यूएस के पास इतना गोल्ड है कि उसने 10 ग्राम रख दिया अपना पर डॉलर का रेट। ठीक है, हमारे पास गोल्ड कम था तो हमने 2 ही ग्राम रखा पर रुपीस का रेट, तो हमारी करेंसी ऑब्वियसली वीक हो गई डॉलर के कंपैरिजन में। हम यहाँ पे किसके बेसिस पे फिक्स कर रहे हैं रेट को? गोल्ड के बेसिस पे। गोल्ड का तो तुम्हारे पास रिजर्व बढ़ता जाएगा तो तुम्हारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, पर इस केस में प्रॉब्लम ये थी ना कि गोल्ड बहुत सारे इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको बस अकाउंट में दिख रहा है भैया कि पैसा पड़ा है, ऐसा नहीं है। गोल्ड तो भैया इतना सारा इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, चोरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इतना गोल्ड लाओगे कहाँ से? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। गोल्ड के बदले में इसको जो है
फिक्स करने की, ठीक है? तो धीरे-धीरे हमने इस सिस्टम को कर दिया खत्म और हमने अपनी करेंसीज़ को गोल्ड के बदले में उसकी वैल्यू को फिक्स करना छोड़ दिया। तो अब गोल्ड नहीं तो किसके बदले में फिक्स किया जाए? तो फिर हम दूसरा सिस्टम लेकर आए जिसको हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी बोलते हैं, जिसको हम पेग्ड सिस्टम भी बोलते हैं। फिर हमने क्या किया, अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के बदले में पेग करना या उसकी वैल्यू को डॉलर के बदले में फिक्स करना शुरू कर दिया। इसको ब्रेटन वुड सिस्टम बोला जाता है बिकॉज़ ब्रेटन वुड में जाकर के एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंडर ये सब शुरू हुआ था। तो हमने अपनी करेंसी को डॉलर के बदले में फिक्स करना शुरू कर दिया कि भैया डॉलर के हिसाब से, मतलब कि हमारे पास डॉलर का जितना रिजर्व बढ़ता जाएगा हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। डॉलर का रिजर्व अगर हमारे पास कम होगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती जाएगी। तो हमने क्या किया, कंट्रीज वर अलाउड टू चेंज देयर एक्सचेंज रेट विद द यूएस डॉलर, ठीक है? तो एक्सचेंज रेट हमारा यूएस डॉलर के बदले में फिक्स होने लग गया। बट अगेन हमने इसको भी फिर बंद कर दिया बिकॉज अगेन ये भी सही नहीं है, ठीक है? तो फिर हम दूसरे नंबर पर लेकर आए हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके अंदर एक बार मैं तुम्हें समझा देती हूँ पहले। फिर दूसरे नंबर पे हम लेकर आए हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके अंदर हमने बोला कि हम अपनी करेंसी की वैल्यू को फिक्स नहीं करेंगे, हम अपनी करेंसी की वैल्यू को फ्रीली फ्लोट होने देंगे। फ्रीली फ्लोट क्यों होने देंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी तब उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, जब जिसकी डिमांड कम होगी तब उसकी वैल्यू गिरनी चाहिए। तुम उसको ऐसे फिक्स नहीं कर सकते। अगर तुमने फिक्स कर दिया तो कभी तुम्हारी करेंसी ओवर वैल्यू हो जाएगी, कभी तुम्हारी करेंसी अंडर वैल्यू हो जाएगी, तुम्हारा मार्केट में इक्विलिब्रियम बन ही नहीं पाएगा। तो तुम्हें करेंसी की वैल्यू को फिक्स नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसको फ्लोट होने देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो फिर फिक्स्ड वाले सिस्टम को खत्म किया और हमने बोला ठीक है हमारा आएगा फ्लेक्सिबल, या जिसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बोला जाता है, जिसमें सरकार की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी। चाहे मेरी करेंसी की वैल्यू 0 हो जाए, चाहे मेरी करेंसी की वैल्यू 100 हो जाए, सरकार इंटरवेन नहीं करेगी। टोटली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मेरी करेंसी की जो वैल्यू है वो डिसाइड होगी, सरकार चुप बैठी रहेगी, ठीक है? लेकिन इन दोनों के क्या बेनिफिट्स या क्या डिसएडवांटेजेस है? देखो, अगर हमारे पास सिर्फ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता तो उसकी वजह से क्या होता, उसकी वजह से एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता। स्टेबल ही तो है भैया, फिक्स है, $1 50 का है तो 50 का ही रहेगा, स्टेबल है, फिक्स है। उसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ती। क्यों? अगर मुझे इन्वेस्ट करना है किसी भी दूसरे देश में तो मुझे क्लियरली पता है कि कितना एक्सचेंज रेट है और वो एक्सचेंज रेट तो बदल ही नहीं रहा। तो मुझे पता है भैया चाहे मैं 1 महीने के लिए इन्वेस्ट करूं, चाहे मैं 2 महीने के लिए इन्वेस्ट करूं, एक्सचेंज रेट सेम ही रहेगा। तो मुझे पता है। लेकिन आज की डेट में ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। तो आज की डेट में मुझे 100 चीजें सोचनी पड़ेंगी। अरे हमारा तो करेंसी का वैल्यू गिर जाएगा, इन्वेस्ट किया तो लॉस हो सकता है। तो इसलिए आज के डेट में थोड़ा रिस्क हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने में। बट जब तुम्हारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है फिर तो कोई रिस्क ही नहीं है। फिर तो तुम्हें पता ही है कि $1 50 का है तो 50 का रहेगा, चलो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? या नहीं करनी तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो तुम्हारा रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तुम्हारी जो स्पेक्यूलेशन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। स्पेक्यूलेशन मतलब कि तुम सट्टा लगा रहे हो एक तरीके से। भाई देख, कल डॉलर का रेट सस्ता होगा, डॉलर खरीद ले। डॉलर का रेट महंगा होगा, डॉलर बेच दे, ठीक है? या खरीद ले या बेच दे, जो भी है, मतलब कि डॉलर का रेट सस्ता है अभी खरीद ले, कल को महंगा होगा बेच दियो, ठीक है? पर इस केस में तो वो स्पेकुलेशन हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट तो फिक्स है। तो ना डॉलर का रेट गिरेगा ना बढ़ेगा, तो तुम स्पेकुलेशन नहीं कर सकते। इससे इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा। क्यों ट्रेड बढ़ेगा? बिकॉज मुझे पता है अगर मुझे बाहर से कुछ मंगवाना है, किस रेट पे मंगवाना है, रेट तो फिक्स है, तो मुझे एग्जैक्ट फिक्स रेट पता है, तो मैं इंटरनेशनल ट्रेड भी बिना किसी रिस्क के करूंगी। सिंपल भाषा में बोला जाए तो तुम्हारा रिस्क जो है ट्रेड करने का दूसरे देशों के साथ, इन्वेस्ट करने का दूसरे देशों में, वो कम हो जाएगा। और सारे देश आपस में अपनी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट कर सकते थे क्योंकि सारे देशों का एक्सचेंज रेट फिक्स हुआ करता था। लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या थी? इसकी वजह से प्रॉब्लम थी कि भैया अगर तुम्हें किसी चीज के अगेंस्ट फिक्स करना है तो जिस भी चीज के अगेंस्ट तुम फिक्स कर रहे हो उस चीज की बहुत लार्ज क्वांटिटी तुम्हारे को रखनी पड़ेगी अपने पास। जैसे अगर मैं गोल्ड के अगेंस्ट फिक्स कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि गोल्ड का रिजर्व जिसके पास ज्यादा, उसकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा, उसके लिए तो मुझे बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब कितने कितने एकड़ में बस गोल्ड ही रखना पड़ेगा संभाल के। तो मेरे को बहुत ज्यादा स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम पे। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग एक्सचेंज रेट। और एक्सचेंज रेट फिक्स करना भी भैया कोई आसान नहीं है। सारा दिन बस गोल्ड ही गिनते रहो, बैठ के गोल्ड काउंट करते रहो, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। फिर तुम कैसे डिसाइड करो भैया कि कितना रखना है कितना नहीं रखना? वो बहुत बड़ी हेडेक है, ठीक है ना? इसकी वजह से मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं आता। अब वही मैं बोल रही हूँ कि जिस चीज की डिमांड अगर बढ़ जाएगी उस चीज का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। लोग बोलेंगे अरे कोई नहीं, महंगा है तो महंगा खरीद ले, पर खरीद ले, डिमांड इतनी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा था ही नहीं। हमने पढ़ा है ना 11th क्लास में कि जहां पर ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, जहां पर इनका इक्विलिब्रियम होगा वहीं पे प्राइस डिसाइड होगा। पर यहाँ तो तुम डिमांड सप्लाई को बोल रहे हो तो भाड़ में जा, तो मार्केट में इक्विलिब्रियम हो ही नहीं रहा।
तो मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा था इसकी वजह से। कोई करेंसी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू थी, मतलब किसी की देश की करेंसी तो उसने बिल्कुल अंडर वैल्यू कर रखी थी, कोई करेंसी बहुत ओवर वैल्यू थी। आई थिंक आज की डेट में भी सऊदी वगैरह एक दो कंट्रीज है जिन्होंने अपना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रखा हुआ है और उन्होंने अपनी करेंसी को बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू कर रखा है, ठीक है। और एक्चुअल में फिक्स था भी नहीं। देखो व्हेन आई से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसका क्या मतलब है, बस हो गया फिक्स। अब एक बार अगर मैंने बोल दिया कि $1.50 का है, तो क्या इसका ये मतलब है कि सारी उम्र $1.50 का रहेगा? नहीं भाई, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 3 महीने बाद कभी तो बदलता ही था। सरकार मतलब व्हेन आई से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसका ये मतलब है कि हर घड़ी नहीं बदलेगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में घड़ी घड़ी रेट ऊपर नीचे होता है। फिक्स का मतलब है हर घड़ी नहीं बदलेगा, हर 2 महीने में बदल जाएगा, हर 1 महीने में बदल जाएगा, हर 3 महीने में बदल जाएगा। सरकार का जब दिल करेगा तब बदल देगी, पर ऐसे नहीं है कि हर सेकंड ही बदलता रहेगा, वो नहीं है, ठीक है। तो 100% फिक्स नहीं है, पर हाँ कंपैरेटिवली काफी फिक्स्ड था, ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या हुई, बेसिक प्रॉब्लम हुई इक्विलिब्रियम की, बेसिक प्रॉब्लम हुई डिमांड सप्लाई की, बेसिक प्रॉब्लम हुई अंडर या फिर ओवर वैल्यूएशन की। इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आया मेरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कह रहे हैं मैं इक्विलिब्रियम लाऊंगा, मैं डिमांड सप्लाई के बेसिस पर ही जो है तुम्हारा कर रहा हूं प्राइस डिसाइड, तो मार्केट में इक्विलिब्रियम आएगा। मार्केट में जहां पर भी हमारा डिमांड कर्व हमारे सप्लाई कर्व को मीट करेगा, उसी पॉइंट पे प्राइस डिसाइड होगा। दिक्कत ही कोई नहीं है, इक्विलिब्रियम आ रखा है मार्केट में। कहता है तुम्हें कोई रिजर्व रखने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ डिमांड सप्लाई के बेस पे चल रहा है। डिमांड ज्यादा प्राइस ज्यादा, डिमांड कम प्राइस कम, सप्लाई ऐसे तो प्राइस ऐसा, सप्लाई, ठीक है ना। सब कुछ इक्विलिब्रियम के बेस पे चल रहा है, कुछ रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है। मत इकट्ठा करके रखो कोई गोल्ड, मत इकट्ठा करके रखो डॉलर, कुछ इकट्ठा मत करके रखो, कोई जरूरत नहीं है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा था। मैंने गोल्ड को तिजोरी में संभाल के नहीं रखा था, मैंने डॉलर को तिजोरी में संभाल के नहीं रखा है। अब जहां जो करना है करो, रिसोर्सेज को क्यों तिजोरी में संभाल के रखा है, रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो अच्छे से। प्लस तुम्हें एक्चुअल मार्केट रेट पता है हर चीज का, कोई अंडर वैल्यू नहीं है, कोई ओवर वैल्यू नहीं है चीज, तो हर चीज का प्राइस एकदम ठीक है, तो तुम्हें पता है सही प्राइस पे क्या खरीदना है और क्या बेचना है। सो सही तरीके से तुम अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते थे। पर डिसएडवांटेज क्या आ गई, वही डिसएडवांटेज आ गई ना कि स्पेक्यूलेशन तो होगी ना। अबे डॉलर महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, डॉलर बेच दे, अरे डॉलर सस्ता हो गया खरीद ले, स्पेक्यूलेशन तो चल रही है ना फिर अब। और रिस्क तो अब बढ़ गया ना, उस केस में क्या था, रिस्क कम हो गया था, इसके केस में रिस्क बढ़ गया। मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है ना। अब तुम्हें अगर जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेड करना है दूसरे देश के साथ, तुम्हारा रिस्क बहुत बढ़ गया है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कब रेट इन्वेस्टमेंट का ये फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएट हो जाए, ठीक है ना। बहुत बार इन्फ्लेशन भी आ जाती है इकोनॉमी में, बहुत बार इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो जाती है इकोनॉमी में। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन मतलब किसी चीज का रेट बस बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, ठीक है ना। किसी चीज की अगर डिमांड बहुत ज्यादा होती जाएगी, प्राइस बढ़ता जाएगा, मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं है ना। इस केस में कोई कंट्रोल ही नहीं है ना। मैंने तुम्हें क्या बोला, सरकार चुप बैठी रहेगी, सरकार बस देखेगी, तमाशा चलता रहेगा, सरकार देखती रहेगी, कंट्रोल करेगी ही नहीं। प्राइस कितना ही ऊपर चला जाए कंट्रोल नहीं करेगी। जैसे आज भी होता है हमारे देश में कि सरकार बहुत बार आके बोलती है कि भैया सिलेंडर इतने से ऊपर नहीं बिकेगा, ठीक है। बहुत बार सरकार करती है कि भैया सिलेंडर पे सब्सिडी दे दी, इस पे सब्सिडी, खाना सस्ते में दे दिया, पर सरकार तो अब कंट्रोल कर ही नहीं रही, सरकार तो बैठ के देख रही है। फिर कोई भी चीज कितनी भी महंगी बिकती रहे, तुम सरकार को ब्लेम ही नहीं कर रहे हो, ब्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार तो चुप बैठी है, सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। इसलिए कई बार हो सकता है कि चीज का प्राइस बढ़ता ही रहे, इन्फ्लेशन होती ही रहे और उसको कोई कंट्रोल ना करे। फिर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग से पहले देख लो डिफरेंस। फिक्स्ड में क्या है, सरकार फिक्स करती है, इसमें सरकार नहीं होती, डिमांड सप्लाई होता है। इसमें डिमांड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता। इससे स्टेबिलिटी आती है, इससे स्टेबिलिटी नहीं आती है, ठीक है। इससे ह्यूज रिसोर्स रखने पड़ते हैं, रिजर्व रखने पड़ते हैं, इसमें कुछ रिजर्व तुम्हें मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। इसमें स्पेकुलेशन होती है, इसमें स्पेकुलेशन इसमें नहीं होती, इसमें होती है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन ट्रेड का, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि प्राइसेस चेंज होते रहते हैं घड़ी घड़ी, ठीक है। अच्छा, अब आता है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग में हमने बोला कि भैया देखो, तुम डिमांड सप्लाई को भी रोल दे दो और तुम सरकार को भी रोल दे दो, तुम दोनों को रोल दे दो। पहले तुम क्या कर रहे थे, पहले तुम सारा का सारा रोल सिर्फ सरकार को ही दे रहे थे, डिमांड सप्लाई को दे ही नहीं रहे थे। फिर सारे का सारा रोल डिमांड और सप्लाई को दे दिया,
सरकार को चुप करके बिठा दिया। इन दोनों की ना अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स थी। इसलिए तुम एक काम करो, तुम डिमांड सप्लाई और गवर्नमेंट दोनों को रोल निभाने दो। तुम दोनों को बोल दो कि दोनों साथ मिलके काम करो। तो तुमने क्या किया? तुमने बोला कि डिमांड सप्लाई के बेसिस पे फ्लक्चुएशन हो रही है, फ्लक्चुएशन होने दो। लेट्स से अगर तुम्हारा रेट 68 है $1 का या 63 है, होने दो फ्लक्चुएट। पर सरकार क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगा, एक लोअर लिमिट लगा देगी इस पे, एक अपर लिमिट लगा देगी। आरबीआई बोलेगा जब तक ये दोनों लिमिट्स क्रॉस नहीं हो जाती, जब तक हमारा डॉलर का रेट एक्सचेंज रेट हमारा 60 नहीं टच कर जाता या 70 नहीं टच कर जाता, तो उसके बीच में जो होना है होने दो, जो होना है होने दो। चाहे मेरा 69 से आके 61 तक चला जाए, कितना भी ऊपर नीचे होता रहे, उछलने दो, कूदने दो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। हम जो है, अगर यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रही है तो हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे। पर जैसे ही या तो अपर लिमिट पे पहुंच गया, जैसे ही एक्सचेंज रेट ने 70 को टच किया, या जैसे ही एक्सचेंज रेट ने लोअर लिमिट 60 को टच किया, तो बीच में आ जाएगा हमारा कौन? बीच में आ जाएगा हमारा आरबीआई। अगर 70 को टच किया, मतलब रुपीस की वैल्यू गिरती जा रही है, डॉलर हमारे लिए महंगा होता जा रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई सप्लाइज द फॉरेन Central bank supplies the foreign to bring the exchange rate down. Supplies the foreign exchange to brings the exchange rate down. आरबीआई क्या करेगा? डॉलर का सप्लाई बढ़ा देगा बहुत ज्यादा। आरबीआई के पास जितना भी डॉलर पड़ा होगा, उस सारे डॉलर को बाजार में निकालना शुरू कर देगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगा। और अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसका रेट ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा, सो डॉलर सस्ता होने लग जाएगा, तो रुपीस की जो है वैल्यू नीचे आने लग जाएगी, 70 से 69, 68, 67 पे आने लग जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर $1 70 रुपए को टच कर गया, मतलब डॉलर बहुत महंगा होता जा रहा है, 70 रुपए, 71 रुपए, है ना, ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं डॉलर के लिए तुम्हें, डॉलर महंगा होता जा रहा है। तो आरबीआई क्या करेगा? अपने पास जितना डॉलर पड़ा है उसको बाजार में निकाल देगा, उसकी सप्लाई बढ़ा दे डॉलर की, जिसकी सप्लाई बढ़ती है उसका रेट कम हो जाता है, तो डॉलर सस्ता होने लग जाएगा। ये ₹70 से ₹68, 65 पे आ जाएगा। अगर इधर हुआ तो इधर क्या होगा कि डॉलर बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है, सस्ता होता जा रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा? डॉलर खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि जिसका डिमांड बढ़ता है उसका प्राइस बढ़ता है, तो डॉलर को खरीद लेगा आरबीआई, ताकि वापस से वो 60 से फिर डॉलर महंगा होने लग जाएगा, 61, 62, 63 पे जाने लग जाएगा। तो हो क्या रहा है इस केस में, मैनेज फ्लोटिंग के केस में हो क्या रहा है? डिमांड सप्लाई के बेस पे फ्लक्चुएट हो रहा है हमारा प्राइस 70 से 60 के बीच में। यहाँ पे फ्रीली फ्लोट हो रहा है, फ्रीली फ्लोट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमने एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट लगा दी है। जैसे ही हमारी लिमिट्स को टच होगा, वो तो हमारी सरकार, हमारा आरबीआई बीच में इंटरफेयर करेगा और इसको 60 से ऊपर और 70 से नीचे रखने की कोशिश करेगा। यहाँ पे होगा तो सप्लाई बढ़ा देगा, यहाँ पे होगा तो डिमांड बढ़ा देगा फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई। ठीक है, सो मैनेज फ्लोटिंग का क्या मतलब है कि सरकार भी इंटरफेयर करेगी जब लिमिट्स क्रॉस होंगी, पर जब तक लिमिट क्रॉस नहीं हो रही तब तक डिमांड सप्लाई के बेसिस पे काम चल सकता है। ठीक है, इन विच सेंट्रल बैंक ट्राइज टू स्टेबलाइज द फॉरेन एक्सचेंज बाय वे ऑफ प्लान्ड सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, इट अलाउज द एक्सचेंज रेट टू फ्लक्चुएट विद इन द लिमिट्स, फ्लक्चुएट होने दिया जाए, फ्लोट होने दिया जाए, पर विद इन द लिमिट्स। अगर वो लिमिट क्रॉस होती है तो आरबीआई या तो सप्लाई कर देगा या तो बाय कर लेगा हमारे फॉरेन एक्सचेंज को, हमारे डॉलर को। ठीक है, तो आरबीआई उस केस में इंटरफेयर करेगा, अपना काम करेगा। ये होता है हमारा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पे हमारे तीनों खत्म होते हैं, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगली वीडियो में बस दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, डिमांड सप्लाई का और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। इन दोनों टॉपिक्स को अगली वीडियो में खत्म कर देंगे एंड वो थर्ड पार्ट में चैप्टर हो जाएगा आपका कल खत्म। ठीक है, तो 20-20 मिनट्स के 3 पार्ट, यानी 1 घंटे में टोटल आपका ये मैंने चैप्टर करवा देना है खत्म। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ, नीचे से सारी प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो सेव करो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में कल अगले पार्ट के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।